Hey guys, welcome to Imbibe Achieve CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 5 और आज मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। प्रैक्टिस सेशन है आज क्वाड्रिलेटरल्स का। ओके, लास्ट वन पे मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कराई थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सबसे पहले बताने वाली हूं। वो पहली इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। बेटा किसका वेट कर रहे हो? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलेगी, कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इम्बाइब की ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है बेटा तो जल्दी से जाके उसे डाउनलोड करो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करने का क्या फायदा होगा? आपको वहां पे खूब सारी बुक्स के क्वेश्चंस, खूब सारी बुक्स के सोल्यूशंस एंड साथ साथ खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होते हैं। स्टडी मटेरियल खूब सारा प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होता है। साथ साथ आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री। किस चीज का वेट है? क्लिक ऑन द लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपका। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सो आई होप सो अब तक का पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया है। आज क्वेश्चंस के बाद आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल अच्छे से आ जाएगा। साथ साथ आप अपनी अपनी बुक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं सेशंस में आपके लिए करा ही रही हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन फिगर DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। प्रूव दैट DEF इज ऑल्सो अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब कभी भी मिड पॉइंट की बात होती है तो हमारे दिमाग में मिड पॉइंट थ्योरम फटाक से क्लिक कर जानी चाहिए। व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो थर्ड साइड की हाफ होगी और थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बच्चा लोग आपको ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। अब बेटा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या बेनिफिट होगा हमें इससे? हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें पता होगा कि इसकी तीनों जो साइड्स हैं आपकी वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी यहां पे जो दे रखा है पहले तो मैं उसको लिख देती हूं। आपको यहां पे गिवन है, गिवन क्या है? दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है, अब अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपको और क्या क्या दे रखा है कि DEF मिड पॉइंट्स है, ये भी तो दिया गया है, एंड DE एंड F आर मिड पॉइंट्स। तो हम लगाएंगे इसमें मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज मुझे बताओ कि अगर ये पॉइंट मिड है, ये पॉइंट मिड है तो दिस लाइन विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड दैट इज BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो EF होगा वो होगा हाफ ऑफ BC क्योंकि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, और आपका D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, तो दिस साइड विल बी हाफ ऑफ AB बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। तो जिसकी वजह से आपका जो DE होगा वो भी होगा हाफ ऑफ AB। और ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये साइड भी हाफ होगी AC के, तो आपका जो FD होगा वो भी हाफ होगा AC के। अब बेटा ये तीनों पॉइंट्स आए कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से। MPT बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की हाफ होती है। ठीक है, अच्छा अब ये MPT से ये प्रूव हो गया। अब देखिए बहुत खास बात आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूं, क्योंकि जब तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या उनके हाफ इक्वल नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। अगर आपको AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC दे रखा है तो यहां से आपका हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी तो होगा। तो मतलब हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AC इक्वल होगा। तो जब RHS इक्वल है तो LHS तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ AB और आपका हाफ ऑफ AC इक्वल है। दैट मीन्स आपका जो EF होगा, जो आपका DE होगा और आपका जो FD होगा वो तीनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका EFD ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा।
हो गया प्रूफ, बस इतना सा काम था। तो सिंपल और सिंपल क्या अप्लाई करना था यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के हाफ और थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो हमने बस हाफ वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है अभी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कहता कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो चार ट्राइंगल बनते हैं ना, वो चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब दिस 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 दिस, ये चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। अगर आपको पता हो मिड पॉइंट थ्योरम तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूं। देखिए बच्चा, ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है, ये तीनों मिड पॉइंट हो गए। अब अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है बेटा, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी, ये बात तो पता ही है। तो मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि मेरा जो EF है वो पैरेलल है BC के, एंड EF होगा हाफ ऑफ BC। कैसे, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। जो मेरा EF होगा वो पैरेलल होगा BC के और हाफ भी होगा BC के। अब अगर D मिड पॉइंट है BC का, अगर D मिड पॉइंट है BC का, तो क्या BD CD के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर D मिड पॉइंट है BC का, तो आपका जो BD है वो आपका CD के इक्वल होगा, और ये दोनों हाफ ऑफ BC होंगे। भाई BC के हाफ ही तो है, क्योंकि D मिड पॉइंट दे रखा है BC का। अब अगर आपका BD हाफ ऑफ BC है और आपका EF भी हाफ ऑफ BC है, तो क्या मैं EF को BD के इक्वल नहीं लिख सकती हूं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकती हूं। तो मेरा जो EF होगा वो BD के इक्वल भी हो जाएगा। और अगर EF BC के पैरेलल है, तो क्या EF BD के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई छोटी लाइन किसी बड़ी लाइन के पैरेलल है, तो वो छोटी लाइन उस बड़ी लाइन के किसी पार्ट के भी पैरेलल होती है। तो अगर EF BC के पैरेलल है, तो EF जो होगा वो BD के भी पैरेलल होगा। भाई पार्ट की तो बात हो रही है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपकी ये जो EF साइड है ये BD के इक्वल भी आ गई और ये BD के पैरेलल भी आ गई। तो इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपको जब पढ़ाई थी कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम, उसमें एक कंडीशन ये थी, इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स इन दोनों से मिला के आपको पता चल चुका है कि आपका जो EFBD है is a parallelogram, because if one pair of side is equal and parallel then it is a parallelogram, है ना, because एक साइड इक्वल और एक साइड पैरेलल है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उसी लेक्चर में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी, दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। थ्योरम नंबर 1 थी, सबसे पहली थ्योरम यही कराई थी कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो वही तो यहाँ प्रूफ करना है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, बात खत्म, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको यहाँ प्रूफ कराती हूँ कि कैसे करना है। पैरेललोग्राम जब आपको समझ आ गया तो बात खत्म हो गई। आपको ऑलरेडी पता है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और ये साइड कॉमन। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बात खत्म हो गई। इतना ही तो काम करना है ना। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। आपको पता है कि EF आपका BD के इक्वल है, और आपकी जो FD साइड है वो FD साइड के इक्वल है। दो चीजें पता है। तीसरी चीज आपको क्या पता है कि आपकी जो एंगल EFD है वो आपके एंगल BDF के इक्वल होगा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये आपको कैसे पता है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम भी है और आपने मिड पॉइंट से प्रूव भी किया है। ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि ये कॉमन साइड है।
तो बेटा इन तीनों चीजों से मिला के आपका यहां से जो ट्राइंगल आएगा EFD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल BDF के। देखो एंगल देखो, EFD BDF के, ठीक है, क्योंकि ये साइड देखो, आप मैच करा लो कि आपने ऑर्डर सही लिखा है नहीं लिखा है। EFBD के इक्वल है, ठीक है, FDFD के इक्वल है, ठीक है, और F एंगल EFD एंगल आपका BDF के इक्वल है, ठीक है। तो आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे ऐसे, साइड एंगल साइड। अब जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलरली यू कैन चूज दिस पैरेललोग्राम आल्सो। भाई अगर ये साइड इसके इक्वल है और इसके पैरेलल है तो ये साइड इसके भी तो इक्वल होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है ना। क्योंकि BD और CD इक्वल है तो चाहे तो आप BD ले लो या फिर EF को CD के इक्वल ले लो, बात तो सेम ही है। तो आप इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, और उसका भी डायगोनल। सिमिलरली आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। सिमिलरली आप इस पैरेललोग्राम को भी बना ले सकते हो, और ये डायगोनल तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपके चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये इसके, ये इसके, ये इसके, तो मतलब आपस में चारों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो आपको बस बाकी का पार्ट सिमिलरली ही करना है, ठीक है। आप जब ये वाला पार्ट आपने ले लिया BD, तो आप इसी को उठा के ये भी लिख सकते हो कि आपका जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा CD के, और आपका जो EF है वो इक्वल हो जाएगा CD के। तो इन दोनों से आपका कौन सा पैरेललोग्राम बन जाएगा? EFCD इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी की तरह आप उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी कर पाओगे। तो आपको ये बात भी पता चल जाएगी, क्योंकि या फिर अगर आपको प्रूव भी करना है, इन दैट केस ऑल्सो मैं आपको बता देती हूं, एक सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। देखो बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब अगर आपकी ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, ऐसे सेम क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस बार अगर आपने इसको पैरेललोग्राम दे दिया तो आपका जो CD होगा वो आपका EF के इक्वल होगा, आपका जो एंगल CD होगा वो आपके एंगल FED के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपका जो ED होगा वो ED के इक्वल होगा, कॉमन साइड। तो इन तीनों चीजों से मिला के आपका ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। सिमिलरली आप इस वाले, जब आप इस पैरेललोग्राम को उठाओगे तो सिमिलरली देखो बेटा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल, मिड पॉइंट है E, ये वाली साइड इस पूरी साइड की हाफ होगी, तो क्या FD साइड AE साइड के इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो आपकी FD साइड AE साइड के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो जब ये इसके इक्वल और पैरेलल होगी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये इसका डायगोनल है। आप इन दोनों ट्रायंगल को सेम SAS क्राइटेरिया लगा के कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये तीनों ट्रायंगल इस मिडिल वाले के कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मींस ये चारों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत ही इजी, आपको सिर्फ चारों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, और यू कैन डू सिमिलरली, आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता कि ABCD is a rhombus, okay? EABF is a straight line such that EA is equals to AB is equals to BF. Prove that ED and FC when produced meet at right angle. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, कहता है कि ABCD एक रोम्बस है, अब कहता है EAAB BF इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट E ले लिया और यहां पे एक पॉइंट F ले लिया, तो ये आपस में इक्वल है। अब कहता कि ED को और
FC को प्रोड्यूस्ड करो, तो ED को और FC को प्रोड्यूस करो, तो लेट सपोज ये पॉइंट G है, तो आपको ये एंगल 90 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि एंगल G 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस दे रखा है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। रोम्बस दे रखा है ना, देखो कहता है ABCD इज अ रोम्बस, एंड अगर आपको याद हो तो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये बात तो पता ही होगी। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखना, अगर मैं ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर दूं, इसको मैं O बोल देती हूं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको G एंगल को क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। G एंगल को क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ट्राइंगल को चूज कर लूं, अगर मैं ले लेती हूं ट्राइंगल EBD, मैं चूज करती हूं ट्राइंगल EBD, EBD ट्राइंगल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, A इज द मिड पॉइंट, A इज मिड पॉइंट ऑफ EB, क्योंकि EA इज इक्वल्स टू AB है, तो इस पूरी साइड का मिड पॉइंट A है। ठीक है, अच्छा, और ये वाली जो मेरी साइड है, ये वाला जो है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो जो आपका O है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला जो है वो BD का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मैं यहां पे विजुलाइज कराती हूं उस ट्राइंगल को बना के, ये आपका AE है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है, ये आपका O है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो OA होगा या AO होगा, वो होगा पैरेलल टू ED एंड हाफ ऑफ ED बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन दोनों पॉइंट से आपका जो AO आएगा वो आएगा पैरेलल टू ED एंड AO विल बी हाफ ऑफ ED। ये भी होगा, बस हमें हाफ से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में हमें जो मेन मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाए। अब बहुत खास बात आप मुझे बताओ कि अगर कोई लाइन, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो क्या ये पैरेलल होने से मना कर देगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखना, अगर इतनी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दैट मींस इतनी लाइन, क्योंकि यही लाइन तो मैंने आगे एक्सटेंड करी है, तो ये वाली लाइन भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। भाई दो लाइंस के पार्ट अगर आपस में पैरेलल हैं तो आगे उनको बढ़ाने पे भी तो पैरेलल ही आएगा। तो अगर आपकी AOED के पैरेलल है तो आपकी OC लाइन GD लाइन के पैरेलल होगी, बिकॉज ये जो OC लाइन है वो AO लाइन का ही पार्ट है, उसको एक्सटेंड करने पे ही मिली है। और सेम एज जो आपकी GD लाइन है वो भी ED लाइन को एक्सटेंड करने पे ही मिली है। तो जब इतनी लाइन पैरेलल है तो ये पूरी लाइन पैरेलल होंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात? चलो अब देखते हैं आगे का पार्ट। बेटा अब बहुत ध्यान से सुनना, यही काम मैं इस ट्राइंगल में करूंगी। अब मैं कौन सा ट्राइंगल चूज कर रही हूं? ट्राइंगल ACF। ACF ट्राइंगल में B इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, क्योंकि AB इज इक्वल टू BF है। तो ACF ट्राइंगल में B इज मिड पॉइंट ऑफ AF एंड O is the midpoint of AC because diagonal bisect each other, and O is midpoint of BC। तो यहां से आपका जो BO लाइन आएगा वो आ जाएगा पैरेलल टू CF बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम।
बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर बीओ लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या ओडी लाइन जीसी लाइन के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हम इसी लाइन को तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओडी लाइन जीसी लाइन के पैरेलल है। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, यहां पे देखो, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं बनेगा? बिकॉज इसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। Because OD is parallel to GC, OC is parallel to GD, that means OCGD will be a parallelogram. तो इन दोनों चीजों से मिला के, because opposite pair of sides are parallel, आपका OCGD एक parallelogram बन जाएगा। तो आपका OCGD is a parallelogram. And according to the parallelogram property, opposite angles are equal. अब बेटा rhombus की प्रॉपर्टी याद करो, diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. That means आपका ये एंगल 90 होगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस, क्योंकि ये रोम्बस के डायगोनल हैं, तो ये दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो जब ये एंगल 90 होगा तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो वी ऑल नो दैट आपका जो एंगल DOC है वो 90 डिग्री है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect at 90 degree. Diagonals of rhombus bisect at 90 degree. And because it is a parallelogram, आपका जो एंगल G होगा वो आपके एंगल DOC के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और हेंस आपका एंगल G 90 डिग्री आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन देखने में, मतलब क्वेश्चन को अगर पढ़े कोई बच्चा, अगर इसका डायग्राम बनाए तो समझने में बहुत टेंशन होता है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत इजी है। डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम से बस पैरेललोग्राम प्रूफ करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हमारा मेन काम क्या था? सिर्फ इसको पैरेललोग्राम बनाना, और उसके लिए हमने किसका काम सहारा लिया? मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे भाई। कहता है इन द गिवन फिगर E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC. G and H आर द मिड पॉइंट ऑफ AE and AF रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल AEF. If GH is equals to 1.8 then find BC. कितना इजी है भाई। ये मिड पॉइंट है तो ये साइड जो होगी वो इसकी हाफ होगी, दैट मीन्स EF विल बी ट्वाइस ऑफ GH। और अगर EF, ये दोनों इसके मिड पॉइंट हैं, तो आपका जो BC होगा वो ट्वाइस ऑफ EF होगा, दैट मीन्स BC जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ GH होगा। तो डायरेक्टली आपको वैल्यू पता है, आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, कर लोगे इसको, इसमें कुछ लगाना नहीं है ऐसा, डायरेक्टली कैलकुलेशन है। ये x तो ये 2x और ये 4x, बस इतना काम है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जो आपका GH होगा वो हाफ ऑफ दिस होगा, और ये जो होगा वो हाफ ऑफ दिस होगा। तो इट मीन्स ये साइड इसकी ट्वाइस होगी और ये साइड इसकी ट्वाइस होगी, तो डायरेक्टली 4 टाइम्स हो जाएगी ऊपर वाले के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ABCD इज अ रोम्बस and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. कहता है अगर आपका कोई रोम्बस है ABCD तो उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रेक्टेंगल बनता है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, इतना कुछ लिख दे या फिर डायरेक्टली ऐसा लिख दे कि अगर किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो बताओ क्या बनता है। ठीक है, चलो रोम्बस बना लेते हैं, और अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं तो इसके मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो ये मेरा P है, ये मेरा Q है, और ये मेरा R है, ये मेरा S है। तो अगर मैं इसके डायगोनल, पहले तो मैं इस डायगोनल को बना देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करती हूं तो
अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका पीएस होगा वो हाफ ऑफ बीडी होगा, जो आपका पीएस होगा वो हाफ ऑफ बीडी होगा, एंड जो आपका आर क्यू होगा वो हाफ ऑफ बीडी होगा। सिमिलरली आप दूसरा डायगोनल बना लोगे, तो यहां से भी वही काम करना है, सिर्फ आपको पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। तो आपका जो ट्राइंगल ए बी डी है, इसमें अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगाती हूं, अगर मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाती हूं, तो पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी। तो यहां से आपका जो पी एस आएगा वो आ जाएगा हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, ऐसे ही मैं चूज कर लेती हूं ट्राइंगल सी डी बी। सी डी बी में भी आपका जो आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड बी सी। तो यहां से जो आपका आर क्यू आएगा वो आएगा हाफ ऑफ बी डी, यानी कि पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। तो इन दोनों से आपको एक बात पता चल चुकी है कि आपका जो पी एस है वो आपका आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉ द सेकेंड डायगोनल। आप यहां पे सेकेंड डायगोनल बना लो ए सी। ठीक है, तो सिमिलरली अब मैं ट्राइंगल चूज करूंगी एसीडी। एसीडी ट्राइंगल में एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी। तो यहां से भी आपका एस आर आएगा वो हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा। और जब आप ट्राइंगल चूज करोगे एबीसी, तो एबीसी में पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट्स, पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो यहां से आपका जो पी क्यू आ जाएगा वो भी हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा। तो इन दोनों से मिला के आपका पी क्यू इज इक्वल टू एस आर आ जाएगा। तो इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो बिकॉज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन द रोम्बस, आपको ऑलरेडी पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो क्योंकि आपका ए सी बी डी के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये चारों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर आपके डायगोनल्स इक्वल होते तो डेफिनेटली ये स्क्वायर बन जाता, मतलब इसके चारों साइड्स इक्वल आ जाती। बट क्योंकि यहाँ पे आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसी वजह से पी क्यू एस आर के इक्वल होगा और पी एस आर क्यू के इक्वल होगा। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम एज वेल एज रेक्टेंगल ऑल्सो, बट रेक्टेंगल के लिए आपको एंगल 90 प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप इनमें से किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दो तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो बन चुका है, ये बात तो पता चल चुकी है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम तो है ही है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए उसका एंगल 90 प्रूफ करना पड़ेगा। अब एंगल को 90 कैसे प्रूफ करेंगे बच्चा? अब यहां पे देखिए, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम की यूज कर रही हूं, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रही हूं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको मिड पॉइंट और इसको मिड पॉइंट ले रही हूं, तो इतनी साइड मेरी इसके पैरेलल आ रही है ना भाई। अगर आपने यहाँ मिड पॉइंट लिया है, आप यहाँ पे देखो पी एन क्यू को आपने मिड पॉइंट लिया है, ठीक है, तो आपने बोला था कि आपकी जो पी क्यू साइड है वो ए सी साइड की हाफ है। तो क्या पी क्यू साइड ए सी साइड के पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर मैं इसको ओ पॉइंट बोल दूं, इसको ओ बोल देती हूँ, इसको एम बोल देती हूँ, ठीक है। तो आपके यहां से आपका जो पी क्यू साइड है वो पैरेलल होगा ए सी के। अब अगर बड़ा साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल होता है, तो क्या उसके पार्ट्स पैरेलल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो अगर इतनी लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या पीएम लाइन इतनी लाइन के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर PQ AC के पैरेलल है, तो आपका जो PM लाइन होगा वो आपका NO लाइन के भी पैरेलल होगा, बिकॉज MN इज अ पार्ट ऑफ PQ एंड NO इज अ पार्ट ऑफ AC। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। सिमिलरली आपने जब PS को मिड पॉइंट लिया था, PNS को मिड पॉइंट लिया था, तो यहां से भी आपकी ये वाली लाइन जो आपकी MO लाइन है वो PN लाइन के पैरेलल हो जाएगी। यहां पे देखो, आपने जब PS लिया था तो यहां से आपकी जो PS लाइन होगी वो पैरेलल होगी BD के। भाई ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी, तो क्या इसका इतना पार्ट इतनी लाइन के पार्ट के पैरेलल नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। तो यहां से आपका जो पीएन लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी ओएम के। अब देखिए ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये एन है, ये पी है, ये एम है, ये ओ है, ये साइड इसके पैरेलल आपने करी है, ये साइड इसके पैरेलल आपने करी है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना। इफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों चीजों को मिला के आपको पता चल चुका है कि आपका जो NPMO है वो एक पैरेललोग्राम है। और जब ये एक पैरेललोग्राम होगा, NPMO अगर एक पैरेललोग्राम होगा, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे पता चल चुका है कि आपका जो OMPN है वो एक पैरेललोग्राम है। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ओ एंगल तो 90 डिग्री है ना, बिकॉज इट इज अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अगर आपका एंगल NOM 90 डिग्री है तो आपका एंगल NPM भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आपका अगर ये एंगल 90 है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो एंगल NOM है वो 90 डिग्री है, तो आपका जो एंगल NPM होगा वो भी 90 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब बहुत ध्यान से देखना, ये भी 90 हो गया। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो को इंटीरियर से ये भी 90 हो गया, और ये 90 तो ऑपोजिट से ये भी 90 हो गया। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाता है ना, तो उसके सारे 90 हो जाते हैं एंगल्स। ऑपोजिट एंगल लगा दो, को इंटीरियर एंगल लगा दो, सो हेंस आपका ये एंगल 90 प्रूव हो जाएगा। तो जब ये 90 हो जाएगा, तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो बस आपका काम था कि एक एंगल को 90 करना। बस ये एंगल आपका 90 हो गया ना, P वाला, तो आपका काम बन चुका है। अगर आपका ये एंगल 90 हो गया तो आपका काम बन गया है, बिकॉज अगर P एंगल 90 आ चुका है, क्या लिखती हूं, अगर एंगल P 90 आ गया है तो आपका एंगल R भी 90 आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल। और अगर एंगल R 90 आ गया है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो को इंटीरियर से ये भी 90 आ जाएगा, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? को इंटीरियर। और अगर एंगल Q 90 आ गया है तो S भी 90 आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 आ जाता है ना बेटा, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती भी हूँ, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 आ जाता है ना, यहाँ पे देखो, लेट सपोज ये ABCD है, लेट सपोज A 90 आ गया है, तो C ऑपोजिट एंगल से 90 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है तो D एंगल और A एंगल का सम 180 होगा, और एक 90 है तो दूसरा तो 90 होगा ही होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल से A अगर 90 है तो D भी 90 हो जाएगा, और जब D 90 हो जाएगा तो B तो 90 हो ही जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 आ जाता है ना, तो आप उसके बाकी के एंगल्स भी 90 प्रूव कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो इसी तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में यही काम किया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। Show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the consecutive sides of a square is also a square, same as the previous one। पिछले में रोम्बस था, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, जो क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट को बना। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए उसकी चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। और एंगल 90 प्रूफ करने का तरीका सेम वही है जो पीछे किया। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूं, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दिस इज PQRS। आपको ऑलरेडी पता है कि AC और BD इक्वल है, तो अगर AC BD इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD भी होगा, और आपका जो PS होगा वो हाफ ऑफ BD होगा,
और आपका जो क्यू आर होगा वो भी हाफ ऑफ बी डी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। आपका जो एस आर होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा, और आपका जो पी क्यू होगा वो भी हाफ ऑफ ए सी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, इसकी हाफ होगी, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, इसकी हाफ होगी। एक बार ये ट्राइंगल चूज करो, 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 4 ट्राइंगल चूज कर करके चारों साइड्स निकाल लो। अब क्योंकि हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है तो ये चारों साइड्स आपकी इक्वल आ जाएंगी, और जब चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो या तो रोम्बस बनेगा या बनेगा स्क्वायर। ठीक है, अब रोम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या है? स्क्वायर के एंगल्स होते हैं 90, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल भी आपका 90 होगा। और सेम एज द प्रीवियस वन आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लो, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, तो ये एंगल 90 आ जाएगा। अब जब ये एंगल 90 आ जाएगा तो आर एंगल भी 90 आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब ये एंगल 90 आ गया तो को इंटीरियर से क्यू 90 हो जाएगा, जब क्यू 90 हो गया तो ऑपोजिट एंगल से एस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस जैसा ही है, प्रीवियस में भी 90 प्रूफ करना था और इसमें भी 90 प्रूफ करना था। ट्राई करो अपने आप करने का, कुछ क्वेश्चंस है ना, तो जैसे प्रीवियस सिखाया उसी तरह से आप इसे प्रूफ करेंगे। साइड्स तो मैंने इक्वल कर ही दी है, बस आपको एंगल्स 90 प्रूफ करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू एंड आर आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। पी आर एंड बी क्यू मीट एट एक्स, ओके, and CR and PQ meet at Y, prove that XY is equals to 1/4 of BC। ओहो, चलो देखिए, इजी पीजी क्वेश्चन है वैसे तो। ये वाली जो साइड है आपका, यहां पे जो RQ होगा वो होगा हाफ ऑफ BC एंड RQ जो होगा वो होगा पैरेलल ऑफ BC। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया थोड़ी देर पहले। आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लो, पी क्यू बीपी को, पी क्यू पीबी को आप पैरेललोग्राम प्रूफ करो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आर क्यू हाफ ऑफ बीसी है तो क्या आपका आर क्यू बीपी के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पी बीसी का मिड पॉइंट है। तो जो आपका बीपी है वो ऑलरेडी हाफ ऑफ बीसी है, तो यहाँ पे आर क्यू बीपी के इक्वल होगा, और आपका जो आर क्यू है वो बीसी के बीपी के पैरेलल भी होगा। अब अगर ए पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि आपका आर क्यू पीबी पैरेललोग्राम है, बिकॉज इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब आपका जब आपका आर क्यू पीबी पैरेललोग्राम बन गया तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। दैट मीन्स ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आपका जो एक्स है वो मिड पॉइंट आ जाएगा आरपी का। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बी क्यू है और आपका जो पी आर है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आपका पता चल जाएगा कि आपका जो बी क्यू है और आपका जो पी आर है वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से x इज मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो x होगा वो आ जाएगा मिड पॉइंट, जो x है वो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि आपको एक्स वाई निकालना है, सिमिलरली आप y को मिड पॉइंट प्रूव कर दो पी क्यू का, क्योंकि मिड पॉइंट दोनों मिड पॉइंट से ही तो लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, अब हम दूसरी साइड के पैरेललोग्राम को लेंगे, आर क्यू सी पी, क्योंकि जो पी क्यू है वो आर क्यू सी पी का डायगोनल है। तो अब मैं बोलूंगी कि मेरा जो आर क्यू है वो पैरेलल है सी पी के, और मेरा जो आर क्यू है वो इक्वल है सी पी के। भाई मेरी बात सुनो,
अगर आर क्यू हाफ ऑफ बी सी है तो आपका जो बीपी है, जो पीसी है, वो इक्वल है और दोनों हाफ ऑफ बीसी ही तो है, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इन दोनों से आपका जो आर क्यू सी पी आएगा वो एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहां से पता चल जाएगा दैट y इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब आप चूज करो ट्राइंगल PCR। तो हमने क्या किया, हमने लिया है ट्राइंगल PCR। इन ट्राइंगल PCR x इज द मिड पॉइंट ऑफ PC RP एंड y इज द मिड पॉइंट ऑफ RC। दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड की हाफ होती है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है कि x इज मिड पॉइंट ऑफ RP एंड y इज मिड पॉइंट ऑफ RC। और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट मीन्स आपकी जो XY लाइन है वो हो जाएगी हाफ ऑफ PC बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाली साइड इसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि PC BC का हाफ है, क्योंकि जो PC है वो हाफ ऑफ BC है, तो क्या मैं PC की जगह हाफ ऑफ BC नहीं पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहां से मेरा जो XY आ जाएगा वो हाफ ऑफ BC आ जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो XY आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 ऑफ BC, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि आपको XY निकालना है तो आपको किसी तरह से X को और Y को मिड पॉइंट लाना पड़ेगा। और मिड पॉइंट लाने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसको और इसको पैरेललोग्राम बना लो, क्योंकि मिड पॉइंट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो पैरेललोग्राम बनाना इजी है, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो जी, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूं, आप लोग को ट्राई करना है क्वेश्चन खुद से, बहुत ही ज्यादा आसान है। डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, एक बार इस ट्राइंगल में, एक बार इस वाले ट्राइंगल में, है ना। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे आप सारे के सारे बच्चे। और आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इन सेशंस को, इनका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सेशंस में कराती हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.